Good morning, plus one class. Yesterday, I told you about the three main challenges at the time of the nation building, just after the independence. आपने देखा कि किस तरह से भारत के सामने वो तीन प्रमुख चुनौतियां थी जो कि आज़ादी के बाद सामने थी। तो वो चुनौतियां क्या थी कि देश को किस तरह से एक यूनिटी के अंदर बांधना, दूसरा आज़ादी के बाद देश में किस तरह से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सेटअप करना, और तीसरा समाज के अल्पसंख्यक वर्ग को भी सुरक्षा प्रदान करना और सभी लोगों का कल्याण के लिए काम करना। द गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर every class of people in our country. So these were the three main challenges in front of the government. Let's move now. चलिए आगे चलते हैं। कहता है आज़ाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया, मतलब एक इंडिपेंडेंट जो कंट्री थी हमारी अब उसके सामने उन्होंने इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या अपने एम्स रखे या किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स बनाए। कहता है इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश की गई है। इस किताब में आज़ादी के बाद के दौर की भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है ताकि आप खुद इन जैसे बड़े सवालों के अपने उत्तर तलाश कर पाने में काबिल हो सके। आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी हमारे देश में, राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग, ठीक है। और कहता है शुरुआत में उन घटनाओं की चर्चा की जाएगी जिन्होंने आज़ादी को एक संदर्भ प्रदान किया। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख था, मतलब हमारे देश में, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारी डाइवर्सिटी के लोग रहते थे और सुरक्षा का भी सवाल था, क्योंकि हमें अभी अभी आज़ादी मिली थी और हम नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से दोबारा गुलाम हो जाए। भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपने को किस तरह से साझे इतिहास तथा साझी नीति के फलक पर आगे गढ़ा, आगे हम देखते हैं, अगले टॉपिक में आगे चलते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना की एक वर्डिक्ट है, हम देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को आप देख पा रहे हो और उन्होंने क्या कहा है, देखिए। कहते हैं हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक जो मेजॉरिटी है, अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है, दोनों ही समुदाय तरह तरह के लोग शामिल हैं, मतलब दोनों ही समुदायों में हर तरह के लोग शामिल हैं। कह रहे भी अगर मुसलमान पठान, पंजाबी, शिया और सुन्नी में बटे हैं तो हिंदू, ब्राह्मण, वैश्य, खत्री तथा बंगाली, मद्रासी आदि समुदायों में बटे हैं। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी मस्जिद में जाने या किसी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए आज़ाद हैं। आपके धर्म, आपकी जाति या विश्वास के से राज्य को कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो वर्ड है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहे हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अगले पेज पे। यहाँ एक स्पीच छोटी सी जो है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कही है। क्या कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखिए। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि चाहे तब भी वे कहीं और नहीं जा सकते हैं। यह एक बुनियादी तथ्य है और इस तथ्य पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। पाकिस्तान चाहे जितना उकसावा दे या वहाँ के गैर मुसलमानों को अपमान और भय के चाहे जितने भी घूंट पीने पड़े, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिक अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो यह एक नासूर बन जाएगा जो पूरी राज्य व्यवस्था जहर फैलाएगा और शायद उसको तबाह कर देगा। तो नेहरू यहाँ जानते थे कि अगर भारत में मुसलमान है या माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं, जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं, अगर उनको बराबर अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो देश के अंदर अराजकता फैल जाएगी, देश के अंदर एक जहर फैल जाएगा। इसलिए उन्होंने सबके हितों के साझा एक जैसा काम करने की विचार बनाया ताकि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, और इस तरह से उन्होंने देश के डेमोक्रेसी को बनाया।